हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने जनरल इंट्रोडक्शन लिया था कि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, और सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और किस प्रकार से हम जो मैटर की फेजेस होती है, फिजिकल फेजेस होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनको डिस्टिंग्विश किस प्रकार से हम करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में क्या डिफरेंस पाया जाता है, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो डिफरेंस हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चाहे हम सीबीएसई के स्टूडेंट्स की बात करें या उत्तराखंड बोर्ड की बात करें, तो दोनों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो पहला जो डिफरेंस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ डेफिनिट शेप एंड जियोमेट्रिकल फॉर्म, राइट, जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं डोंट हैव अ डेफिनिट शेप एंड जियोमेट्रिकल फॉर्म। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो डायग्राम को ड्रॉ किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जबकि ये होता है एमॉर्फस सॉलिड। हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी एक डेफिनिट शेप होती है, ठीक है। ये अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसकी एक डेफिनिट शेप होगी। क्रिस्टलाइन जितने भी सॉलिड्स हमारे होते हैं, इसमें जितने भी पार्टिकल होते हैं वो वेल अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। इनमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट आपको मिलेगा। यदि मैं यहाँ पे एक इस प्रकार से ड्रॉ करता हूँ स्क्वायर, तो यहाँ पे भी इस प्रकार से एक अरेंजमेंट आपको मिलेगा। और किसी भी साइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है सेम आपको मिलने वाला है। देखो कि हम यदि केमिस्ट्री में किसी भी मॉलिक्यूल की हो, किसी भी पार्टिकल की हो, या किसी भी कंपाउंड की शेप की यदि हम बात करें, या हम बात करते हैं उसकी जियोमेट्री की, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और हमें ये ध्यान में रखना होता है कि इनकी शेप और जियोमेट्री क्या होती है, क्योंकि ये बहुत सारी हमारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे होते हैं उनके पास वेल अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, और एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है हमारे पार्टिकल्स की। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स की यदि हम बात करें तो इनमें प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगी। यदि एक पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है तो दूसरा उसके नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, मतलब कहीं भी रैंडम, कोई आप इनमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं बता सकते हो। अगर आप बोलते हो कि यहाँ पे हमारे दो मॉलिक्यूल आपस में इस प्रकार से हैं, तो यहाँ पे भी है, तो इनमें कोई अरेंजमेंट है, बिल्कुल नहीं है। कहीं दूसरी जगह पे आप यदि देखोगे तो वहाँ पे 3 मॉलिक्यूल आपको मिल सकते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर अरेंजमेंट हमें देखने को नहीं मिलती है। तो एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड को सबसे पहले डिस्टिंग्विश जो चीज़ करती है वो इनकी शेप और जियोमेट्री करती है। अब इनसे जो है क्या कंक्लूजन निकलता है वो हम सेकेंड डिफरेंस में देखने वाले हैं। देखो, सेकेंड जो डिफरेंस है वो ये बताता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। जबकि अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें, एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, इसको भी हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इसी ही ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है स्ट्रक्चर, यहाँ से हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। अब देखो यार, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। यदि आप किसी पहाड़ी पे हो, ठीक है, ये कोई पहाड़ है, यहाँ पे इस प्रकार से हम एक पहाड़ बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 5 बच्चे हैं, वो नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है। 5 बच्चे बिल्कुल एक लाइन में आ रहे हैं और नीचे की ओर आ रहे हैं। अब होगा क्या, जो लास्ट में ये बच्चा है, ये बहुत शरारती है, वो क्या करता है, अपने आगे वाले को धक्का मार लेता है। अब सोचो इतने डाउन में, ठीक है, यदि लास्ट वाला आगे वाले को क्या करेगा, पुश करेगा, तो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो एकदम से सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे, है ना, नीचे गिर जाएंगे। बट यदि मैं बोलूँ एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है,
एक बच्चा यहाँ से निकल रहा है। अब ये जो पहाड़ी है यहाँ पे 2D में स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये आगे से भी होगा, कोई बच्चा यहाँ से निकल रहा है। तो यदि एक बच्चा गिरता भी है, यदि एक बच्चा यहाँ से गिरता भी है तो दूसरे और तीसरे पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। फ़र्क कब पड़ेगा? जब ये प्रॉपर अरेंजमेंट में हो, ठीक है, एक लाइन में नीचे जा रहे हो। तब यदि एक बच्चा दूसरे को अगर क्या करता है, पुश करता है, तो सारे के सारे बच्चे नीचे गिर जाएंगे। यदि ये अलग अलग डायरेक्शन से नीचे पहाड़ी से आ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक नीचे गिर भी गया तो 4 तब भी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों बताया? देखो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे होते हैं उनकी एक प्रॉपर एक जियोमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है। यदि हम क्या करते हैं, एक भी एटम को यहाँ से निकाल दें, ठीक है, यदि हम एक एटम को यहाँ से निकाल दें तो इसके ऊपर जितने भी एटम है ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। यानी कि इनकी अरेंजमेंट ही डिस्टर्ब हो जाएगी। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो यही है कि इनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, इनकी एक स्पेसिफिक जियोमेट्री होती है। लेकिन अगर यदि यही डिस्टर्ब हो जाए तो इनकी ना स्पेसिफिक शेप होगी, ना स्पेसिफिक जियोमेट्री होगी, और ये एमॉर्फस सॉलिड्स की तरह हो जाएंगे। कोई एटम यहाँ पे मिलेगा, कोई पार्टिकल यहाँ पे मिलेगा, इस प्रकार से रैंडम क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की यदि हम एक भी एटम को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो सारे के सारे एटम्स की यहाँ पे क्या हो जाती है, अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक भी एटम यहाँ पे जैसे मेल्ट हुआ, यानी कि उसने क्या किया, आगे वाले को पुश कर दिया, सारे के सारे मेल्ट हो गए। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है? यदि इसका टेम्परेचर हम मान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम क्या मानते हैं कि माना मेरा कोई कंपाउंड है, ठीक है, माना कोई कंपाउंड AB है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ये मेल्ट होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड है और हम इसको मेल्ट कर रहे हैं तो कुछ मेल्ट हो गया, नहीं, पूरा का पूरा एकदम क्या होगा, उसी टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगा। यानी कि सॉलिड क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड जब भी लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। और जब मैं कह रहा हूं कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं, तो इसी के विपरीत हम कह सकते हैं इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, फ्रीजिंग जो पॉइंट होता है वो भी शार्प होता है। क्योंकि यदि हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करें तो इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, क्योंकि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। यार सिंपल सा एग्जांपल हो ना वाटर का, अगर मैं वाटर को क्या करता हूँ, आइस में कन्वर्ट करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। अब यदि मैं आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो सॉलिड को मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि हमारा जो आइस यानी कि सॉलिड है वो लिक्विड में मेल्ट हो गया, इसको हम मेल्टिंग कहते हैं। तो चाहे हम फ्रीजिंग की बात करें या मेल्टिंग की बात करें, दोनों एक ही चीज़ होती है, बट एक दूसरे के क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, यदि मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो क्या होगा, सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होगा। लेकिन जैसे ही वो 100 डिग्री से अप हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अप होगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि वो 100 डिग्री से उसका टेम्परेचर हम कम करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि यदि मेल्टिंग पॉइंट मेरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस समय हमारा जो भी पार्टिकल होगा या जिस भी कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में। और यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि यदि हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो जैसे मैंने एग्जांपल पे बताया कि ये हमारी पहाड़ी है, एक यहाँ से नीचे
बच्चा नीचे आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक मतलब अलग अलग डायरेक्शन से नीचे आ रहे हैं। तो यदि एक बच्चा गिर भी जाता है तो 3-4 आराम से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अमॉर्फस सॉलिड में भी होता है। यदि एक को हम यहाँ से निकाल भी दें तो औरों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही सेम फिनोमिनन इसमें काम आता है, किसमें, मेल्टिंग पॉइंट में। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो एक रेंज में होता है, टेम्परेचर की एक रेंज होती है। माना मैं कहता हूँ कि 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेंज होती है किसी भी कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट की। माना हम कोई कंपाउंड ले रहे हैं AB, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। ये हम केवल एग्जांपल ले रहे हैं 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये रेंज ऑफ टेम्परेचर क्यों आया, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो शेप क्या कैसी होती है, रैंडम डायरेक्शन में होती है, ठीक है। माना एक जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है वो मेल्ट हो रहा है तो वो दूसरे पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, जबकि यहाँ पे एक जैसे ही निकला तो यहाँ पे सारी की सारी अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, सारे के सारे एकदम मेल्ट हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक रेंज के बीच में आता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट था कि हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड क्या करता है, एक रेंज के बीच में अपना मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। अब थर्ड की यदि हम बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। देखो रिजिड का मतलब क्या होता है, कल हमने बात की थी सॉलिड्स की, ठीक है। हमने क्या देखा था कि सॉलिड जो भी होते हैं उनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और वो मूव नहीं कर पाते हैं अपनी पोजीशन से, वो केवल वाइब्रेट कर पाते हैं। तो रिजिड का मतलब क्या होता है कि एक ही पोजीशन पर रहना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे ये हमारे सॉलिड्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से मूव नहीं कर सकता, इधर उधर नहीं जा सकता, लेफ्ट राइट नहीं जा सकता। तो होगा क्या, ये अपनी ही पोजीशन पर यहाँ पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन मोशन करते हैं, तो इसी को हम रिजिड कहते हैं। यार कोई अपनी पोजीशन पर फिक्स है ना, वो कहीं नहीं जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजिड कहते हैं। एंड इनकम्प्रेसेबल, कल भी हमने बात की थी, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड की, तो एमॉर्फस सॉलिड भी सेम होते हैं, रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। केवल कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जो क्या एक्सेप्शन होते हैं, जो जैसे ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट क्या होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो ये एक्सेप्शन होता है एमॉर्फस सॉलिड्स का, ठीक है। अगर हम फोर्थ की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स गिव्स क्लीन क्लीवेज। अब क्लीवेज का मतलब क्या होता है, यार ये स्ट्रक्चर जो है ना, अगर आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में है तो इस स्ट्रक्चर से आप काफ़ी सारी प्रॉपर्टी को आसानी से डिफाइन कर सकते हो। यदि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें और इसको यदि मैं कट करता हूँ, ठीक है, तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट के कारण ये एकदम पीसेस में कट होगा, मतलब इसका जो सरफेस होगा ना वो एकदम क्लीन होगा, ठीक है। क्यों क्लीन होगा, क्योंकि जैसे ही हम इसमें कट करेंगे वो बीचों बीच हमारा कट आएगा, कोई भी एटम अगर कटेगा तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में कटेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई एटम आधा हमारा कट गया, कोई एटम हमारा पूरा कट गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में कट होंगे, जिसके कारण जो हमारा सरफेस होगा वो एकदम क्लीन होगा। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में अगर मैं यहाँ से एक कट लगाता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका तो क्या आ रहा है कि वो सरफेस आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं कट मार रहा हूँ तो इसका ये वाला पार्ट भी आ रहा है, तो इसकी वजह से इसमें अगर हम कट मारते हैं एमॉर्फस सॉलिड में तो वो एकदम क्लीन नहीं आता है, ठीक है। ये इरेगुलर क्लीवेज होता है, इसके पास क्या होता है, इरेगुलर क्लीवेज। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको बता दिया कि यहाँ पे तो एक क्लीन सरफेस आ गया, बट यहाँ पे एक क्या आ गई, हमारी सिमेट्री हमारी यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, यहाँ पे एक इरेगुलर शेप आ गई। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी शेप को ध्यान में रखना, इनसे आप काफ़ी प्रॉपर्टी को आसानी से समझा सकते हो। अब बात करते हैं हम कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन एंड अगर हम बात करें दूसरी ओर एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव अ डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये जो हीट ऑफ फ्यूजन है, सेम देखो
जब मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा था, जब हम किसकी बात कर रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, और हम बात कर रहे थे किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। मैंने बोला कि हम माना हमारा कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट हम ले रहे हैं 57 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 57 डिग्री जो सेंटीग्रेड है इसमें कुछ एनर्जी तो लगी हुई होगी, ठीक है। एक्चुअल में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 57 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट करें, माना ये एनर्जी आ रही है 300 किलो जूल की एनर्जी आ रही है, केवल हम रैंडम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, 300 किलो जूल। तो जब हम इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को 300 किलो जूल की एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तब ही ये अपनी क्या होगा, अपनी फेज को चेंज करेगा। अगर ये सॉलिड में है तो ये लिक्विड में चेंज होगा। तो ये ही यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं हैव अ डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे हम देखते हैं ना कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट, कि एक बिल्कुल पर्टिकुलर पॉइंट पे ही ये क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। इसी प्रकार से एक ये डेफिनिट एनर्जी में, जिसको हम क्या करें, हीट ऑफ फ्यूजन कह रहे हैं, एक डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन इसका होता है जिसपे ये क्या करता है, मेल्ट करता है, ठीक है। अब एसिमेट्रिक सॉलिड जो होते हैं वो डू नॉट हैव अ डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम है, क्योंकि ये रेंज ऑफ टेम्परेचर के बीच में ये यहाँ पे क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं या फ्रीज होते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण हमें इनमें वाइड रेंज ऑफ क्या देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। मतलब एक रेंज के बीच में जैसे 200 किलो जूल से 300 किलो जूल की एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये ही कहने का मतलब है कि इनकी डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। अब यदि हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है, और जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो चलिए समझते हैं अपने एक डायग्राम के साथ। देखो यहाँ पे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने क्या किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारे किसको नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एनायन को, जबकि ये जो स्फेरिकल शेप है ये किसी कैटायन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जैसे माना हम NaCl ले लेते हैं तो ये Na प्लस को, ये Na प्लस को, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये Cl माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यहाँ पे 3 एक्सिस ड्रॉ की हुई है। अब तीनों एक्सिस में अलग अलग प्रकार के हमारे अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे हम X एंड Y की डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पे सारे हमारे क्या मिल रहे हैं, हमारे एनायन मिल रहे हैं, ठीक है। ए बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट अदर है। यहाँ पे क्या है, हमारा एनायन है, फिर कैटायन आ रहा है, फिर एनायन आ रहा है, फिर कैटायन आ रहा है। यदि बी और सी एक्सिस की बात करें तो इस एक्सिस में कोई भी हमारा क्या नहीं आ रहा है, पार्टिकल नहीं आ रहा है, ना ही कैटायन आ रहा है, ना ही एनायन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट एक्सिस पे डिफरेंट अरेंजमेंट हमें मिल रहे हैं। इससे हम कह सकते हैं कि हमारी डिफरेंट एक्सिस पे डिफरेंट पैटर्न मिल रहे हैं, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी भी तो अलग होगी ना, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एनायन मिल रहा है, कैटायन मिल रहा है, एनायन मिल रहा है, कैटायन मिल रहा है, और यहाँ पे इस एक्सिस की बात करें, इस एक्सिस पे कोई भी हमारा पार्टिकल नहीं मिल रहा है, जबकि एक अदर एक्सिस की अगर हम ड्रॉ करें तो अदर एक्सिस पे हमें एक अदर प्रकार का पैटर्न मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक एक्सिस पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज पाई जाएगी। तो इसके कारण क्या होता है कि इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, राइट। अगर हम बात करते हैं कि नॉट सेम प्रॉपर्टी, ठीक है, हम कह सकते हैं इनकी सेम प्रॉपर्टी नहीं होगी, किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो नॉट रिप्रेजेंट करता है एन, सेम रिप्रेजेंट करता है आइसो, प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करती है ट्रॉपी को। यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें एन आइसोट्रॉपी पाई जाती है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो किसी भी डायरेक्शन में चल जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर डायरेक्शन में क्या होती है, हमें सेम प्रकार की अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, सेम प्रॉपर्टी मिलेगी। और सेम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, आइसोट्रॉपी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आइसोट्रॉपी हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है और एन आइसोट्रॉपी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में प्रत्येक एक्सिस पे हमें अलग अलग अरेंजमेंट मिल रहे हैं। जबकि अगर एमॉर्फस सॉलिड्स की अगर हम बात देखो, ये डायग्राम
सही नहीं बनाया है, लेकिन आप अपनी बुक्स में देख सकते हो। तो इनमें एक प्रकार का क्या पाया जाता है, सेम अरेंजमेंट पाया जाता है, जिसके कारण हम इन्हें क्या कहते हैं कि इनमें आइसोट्रॉपी पाई जाती है। देखो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो माना हमारा ऑर्डर ये पाया जा रहा है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्या है पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है ये काफ़ी लंबा चलेगा। ठीक है, ये ऑर्डर क्या चलेगा, काफ़ी लंबा चलेगा। उसके बाद माना एक्स 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 आ गया। ठीक है, उसके बाद आ गया वाई वाई वाई, उसके बाद क्या आ गया वाई 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 आ गया। तो इनमें एक प्रॉपर, देखो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उनमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट पाया जाता है। प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ उनमें क्या पाया जाता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। ठीक है, अगर मेरे पार्टिकल इस प्रकार से अटैच्ड हैं एक्स वाई में, तो वो एक्स वाई ही डायरेक्ट एक्स वाई में ही क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। फिर अगर वो अपना ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो एक लंबे डायरेक्शन तक वो अपनी ऑर्डर को चेंज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एक्स वाई आ गया, यहाँ पे वाई जेड आ गया, यहाँ पे जेड एक्स आ गया। इस प्रकार से यहाँ पे हमारे ऑर्डर नहीं चलते हैं। एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है और प्रॉपर लॉन्ग रेंज ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलता है। जबकि अगर हम बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे एक्स वाई आ गया, फिर एक्स वाई आ गया, फिर वाई जेड आ गया, फिर जेड एक्स आ गया। तो यहाँ पे देखो ये एक्स वाई केवल 2 ही रिपीट हो रही है। देन हमारी एक अदर क्या आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है वाई जेड का, और देन हमारा जेड एक्स एक अलग ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, पार्टिकल्स का। तो ये इसका ये मतलब होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर का। अब ये जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है इनको सुपर कूल्ड लिक्विड? देखो अमॉर्फस सॉलिड्स के यदि आप एग्जांपल देखोगे तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे लिक्विड होते हैं ना, उनको हाई प्रेशर पे सॉलिडिफाई किया जाता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ अदर टॉपिक्स की बात करेंगे सॉलिड स्टेट में, और ये जो 2 टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। थैंक यू।